हेलो एवरीवन। तो दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पहला वीडियो मैंने अल्टरनेट करियर चॉइसेस MPMIR के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे श्री हरिशंकर मौर्य के साथ UP JEE के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार JEE का एग्ज़ाम कराती है, वो भी इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा एक करियर अपॉर्चुनिटी है। और हमारे साथ मौर्य जी बैठे हैं जो अभी अभी रिसेंटली डिक्लेयर्ड रिजल्ट में UP JEE में PWD में JEE के रूप में नियुक्त हुए हैं। लखनऊ में अभी इनकी पोस्टिंग है, अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बनाएंगे। तो हरिशंकर जी, कैसा लग रहा है आपको? एग्ज़ाम शायद जहाँ तक मुझे याद है 2018 में हुआ था। नहीं, दो एग्ज़ाम वैकेंसी आई थी 2018 में। 2018 में वैकेंसी आई थी। हाँ, इसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ है। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट 2023 में आया था और फाइनली 2024 में फाइनल रिज़ल्ट आके हम लोग की ज्वाइनिंग हुई है। तो थोड़ा डिले तो था क्योंकि सरकारी काम है, लेकिन नौकरी पक्की हो गई और बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो शुरुआत करते हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से। तो आपने 10th और 12th कहाँ से किया? 10th और 12th तो मैंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही, देवरिया से ही करा है जी, है ना। और काफ़ी ट्रांजिशनल रहा है एजुकेशन। पहले मैं CBSE बोर्ड में था, फिर मैं UP बोर्ड में गया, फिर 10th मैंने UP बोर्ड इंग्लिश मीडियम से करा, फिर 12th मैंने UP बोर्ड हिंदी मीडियम से करा। तब जाके मैंने अभी 12th में तो ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे डिप्लोमा के लिए परस्यू करना है, लेकिन 12th देते देते जब 12th पूरा हो गया तो मैं कंफ्यूज था कि अब क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था कि मतलब बहुत सारी एवेन्यूज थी जहाँ आप सोच रहे थे जाने के लिए। कंफ्यूज था। फिर घर से ही गाइडेंस मिला कि डिप्लोमा एंट्रेंस एग्ज़ाम देता हूँ। एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया। लकीली मेरा रैंक भी काफ़ी अच्छा था, जो मुझे कॉलेज चाहिए था वो मुझे कॉलेज भी मिल गया। तो डिप्लोमा करने लगा मैं सिविल इंजीनियरिंग से। बढ़िया। और उसके बाद फिर बीटेक का ख्याल कैसे आया? डिप्लोमा मैं कर रहा था, तो डिप्लोमा में अच्छा था मेरा कंडीशन। डिप्लोमा में मुझे सिविल इंजीनियरिंग में मुझे इंटरेस्ट आने लगा था। तब तक तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है। डिप्लोमा 3rd ईयर में भी था, तो मुझे ये था कि हाँ, मुझे डिप्लोमा कंप्लीट करते ही प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्राई करना है। तो और आपको बता दूं कि डिप्लोमा करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज के डेट में भी। अगर आप टैलेंटेड हैं, अच्छे से पढ़ाई किए हैं, तो उसके बाद भी हमारे कई परिचित हैं जो डिप्लोमा करके सिविल इंजीनियरिंग करके आज बड़े बड़े फर्म में, मतलब इंजीनियर से शुरू किए थे, आज डायरेक्टर और बड़े सीनियर पोजीशंस पे पहुंच चुके हैं। हाँ, तो आप फिर मेरा जैसे ही डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, मैं इधर तो देवरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं, तो मैं फिर दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैंने 1-2 जगह इंटरव्यू दिया। तो एक अर्थक्वेक से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ था। और सेम टाइम पे ही एक SK कंस्ट्रक्शन करके ऑर्गेनाइजेशन थी हरियाणा में, करनाल में। तो वो कॉलेज का कंस्ट्रक्शन कर रही थी, तो वहाँ पे भी मैं एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर अपॉइंट हो गया। तो अराउंड आई थिंक 1-1.5 महीने मैंने वहाँ काम करा होगा। 1-1.5 महीने बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं प्राइवेट फील्ड में मुझे रहना है तो जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बीटेक वालों के लिए बहुत ज़्यादा है। और डिप्लोमा वालों की ग्रोथ भी स्लो है और अपॉर्चुनिटीज़ भी थोड़ी सी कम है बीटेक। और मुझे ऐसा कुछ फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस नहीं थे कि मैं ना करूँ बीटेक। फिर मैंने ये डिसाइड करा कि बीटेक कर लेते हैं फिर, और मुझे साल भी वेस्ट नहीं करना था। मैं आया यहाँ, फिर वापस घर, और घर के पास में जो एक कॉलेज था गोरखपुर में बीटेक किया, जिसमें एडमिशन काफ़ी डिले हो गया था, एडमिशन की भी काफ़ी इशूज़ आ रहे थे। तो जिसमें एडमिशन, जो कॉलेज एडमिशन लेने के लिए एग्री हुआ, वहाँ मैंने एडमिशन लेके और अपना बीटेक वहाँ कंप्लीट किया। ठीक है। तो ये तो बात हुई आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की और कैसे कैसे आपने किया। इसके बाद कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको JEE की तैयारी करनी है, या वो SSC JEE हो या UP JEE? जहाँ तक आपने SSC JEE की भी तैयारी की है, हाँ, और UP JEE की तो आपका सिलेक्शन ही हुआ है। तो आप कैसे डिसाइड किए कि UP JEE की तैयारी करनी चाहिए आपको? ये सारी चीज़ें बीटेक से ही शुरू हुई। जैसे डिप्लोमा में भी मैं फर्स्ट ईयर में आई थिंक सिविल में 2-2 ब्रांचेज होते थे। तो मैं, क्योंकि मेरा एकेडमिक से शुरू से रहा है कि मैं 12th में हमेशा अच्छा स्कोरर रहा हूँ, और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में भी मैं आपको बता दें कि हरिशंकर मौर्य ने UP बोर्ड में काफ़ी अच्छा स्थान प्राप्त किया था। इनका अखबार में नाम भी निकला था शंकर मौर्य के नाम से। क्या पोजीशन थी आपकी?
कॉलेज में तो आई थिंक सेकंड पोजीशन थी। अच्छा। पर 3-4 न्यूज़पेपर वालों ने फ़ोटो और वगैरह ये सब निकाले थे। तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं, शुरू से ही मेधावी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस सरकार की वजह से इनकी नौकरी थोड़ा देर लगी। सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा सा जल्दी करा दें, तो बच्चे परेशान होते रहते हैं। ठीक है, हम आते हैं मुद्दे पे। तो आगे बढ़ते हुए कि अब बताइए यूपीजेई के एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है कंपेयर टू बैंक पीओ एग्ज़ाम्स या एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और एसएससी सीजीएल? आपने दिया तो नहीं है, मैंने दिया है, तो थोड़ा बहुत हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है और उसका सिलेबस क्या होता है। मोस्टली पहले हम सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस क्या होता है, क्या क्या उसमें पूछा जाता है? देखिए, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के साथ सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितने भी डिवीज़न, जितने भी सेक्टर्स हैं इसमें, जैसे डीडीए भी अपना एग्ज़ाम कराती है, DSSS भी कराती है, उसके बाद यूपीजेई कराती है, एसएससी जेई कराती है, सबके सिलेबस में वेरिएशन है। ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को लिए। आरआरबी जेई के लिए आपको सीजीएल वालों लड़कों के साथ बैठ के नॉन-टेक क्रैक करना होता है, तब जाके आप इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे पाते हो, जबकि कोर सिलेबस नहीं है नॉन टेक्निकल इंजीनियरिंग वाले लड़कों के लिए। तो ये एक समस्या रहती है हमेशा से। और ठीक है, एक चीज़ और तो उसमें प्रॉब्लम यही आती है इंजीनियर यूपीजेई या फिर कोई एसएससी जेई के सिलेबस की प्रिपरेशन में, कि इसके सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे 14 रफली अगर देखा जाए तो 14 सब्जेक्ट्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा आपको रीजनिंग और जीके, क्वांटिटेटिव एज पर एग्जाम रिक्वायर्ड। सभी एग्जाम्स में अलग अलग सिलेबस होते हैं नॉन टेक्निकल। हाँ, उस एग्जाम तो उस हिसाब से आपको टेक्निकल भी तैयार करना होता है। तो ये यही सबसे बड़ी डिफिकल्टी है कि इतने सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके मैनेज करना। हाँ, मैनेज करना, ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी है। अगर इसी को क्रैक कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग एग्जाम्स क्रैक करना जेई लेवल तक या एई लेवल तक थोड़ा इजी हो जाता है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, इजी एग्ज़ाम तो नहीं है, लेकिन अगर आप पूरी कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारे, जैसे हरिशंकर ने बताया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके आगे बढ़ना पड़ता है, तो आप क्रैक कर सकते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अगर जैसे डिप्लोमा कर लिया है या बीटेक कर रहा है, तो स्क्रैच से एकदम शुरुआत से कैसे शुरू कर सकता है प्रिपरेशन? कहाँ से, मतलब जैसे कोई एकदम अनजान है तो कहाँ से शुरू सबसे करें? बेस्ट तो होता है कि आप अपने कॉलेज लाइफ में ही अगर आप श्योर हो कि आपको इस फील्ड में जाना है, तो वो सबसे बेस्ट होता है, वो सबसे सही अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए आपको महीनों मिलते हैं पढ़ने के लिए। और वहाँ पे जिस तरीके की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं तैयारी में आने के बाद, क्योंकि फिर आपको साल भर में पूरा कोर्स कंप्लीट करना होता है। और इंजीनियरिंग में अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके पास 3 साल रहता है, बीटेक में 4 साल रहता है। लेकिन मोस्टली लड़के तो यही रियलाइज़ करते हैं पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कि हाँ प्रिपरेशन करनी है, तो थोड़ा जिसमें देर हो जाता है। यही एग्जैक्टली इशू होता है। तो स्क्रैच से तो जैसे बताइए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है क्या इसके लिए? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी टेस्ट जैसे वेबसाइट्स कुछ एक दो बता दें। हाँ, जैसे टेक्स्ट बुक है आपका, मेडिजी भी कराता है, आईएएस मास्टर के भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपको बहुत सारे ऐसे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। ऐसे टेस्ट सीरीज में बहुत सारी इश्यूज नहीं है। और उसके बाद इसके टेस्ट सीरीज पेपर्स भी बहुत सारे, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अवेलेबल है मार्केट में। भी आपको मिल जाएंगे एज पर एग्जाम, कौन से एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी है, तो उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर या मिक्स बहुत सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे आसानी से। उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है उसको ढूंढने में। और इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स भी बहुत सारे हैं मार्केट में जहाँ कोचिंग कर सकते हैं। हाँ, कोचिंग सेंटर्स को चूज़ करने में थोड़ा सा मतलब एनालिसिस करना चाहिए। हाँ, वो क्योंकि इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, गलत कोचिंग पकड़ना। हाँ, बिल्कुल। अगर गलत कोचिंग आपने पकड़ लिया तो फिर वो आपके 3-4 सब्जेक्ट के ही अगर कॉन्सेप्ट प्रॉपर बिल्डअप नहीं हो पाए तो वो आपका सारा एग्जाम खराब कर देगा। बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं रहते हैं। ऐसा होता है। तो चूँकि मैंने भी बैंक पीओ का तैयारी किया है, तो मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी। और जहाँ तक अवेलेबिलिटी की बात है, आपने भी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी? थोड़ा बहुत किया था, लेकिन मोस्टली आपका सेल्फ प्रिपरेशन था, घर पे रह के टेस्ट सीरीज और टेक्स्ट बुक्स और ये सब। तो अगर आप थोड़ा बहुत आइडिया है आपको, तो ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग जाएं, थोड़ा बहुत गाइडेंस ले सकते हैं। कोई अगर सीनियर पुराना क्वालिफाई किया हो या कोई कोचिंग में 1-2 महीने जाके आपको एक आइडिया लग सकता है। लेकिन मोस्टली अगर आप
प्रिपरेशन घर पे करते हैं या लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं या इंटरनेट का सहारा है तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी और आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जेई का जो एग्ज़ाम होता है इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं सरकार के अधीन और कैसे पोस्टिंग होती है, मतलब रैंक वाइज पोस्टिंग होती है। और उससे भी पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि जो मेरिट लिस्ट बनता है मेरिट लिस्ट किस तरह बनता है, मतलब आप स्टेट गवर्नमेंट के बारे में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जानकारी चाहते तो स्टेट गवर्नमेंट में सबसे पहले तो ऐसे कोई पर्टिकुलर बॉडी नहीं है कि हाँ सारे एग्ज़ाम सारे डिपार्टमेंट्स का मिला के एग्ज़ाम कराएगी। तो जब भी डिपार्टमेंट्स को इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट UPSSC को भेजता है, जो कि 4200 ग्रेड पे के अराउंड के सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो UPSSC के पास वो रिक्वायरमेंट जाते हैं और अगर जितने डिपार्टमेंट्स ने रिक्वायरमेंट्स भेजी हैं उन्हीं डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी निकाली जाती है। अगर उसमें मान लीजिए PWD का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे जेई का एग्ज़ाम 2 बीच में और हो चुका है, लेकिन PWD 2015 में आई थी वैकेंसी, उसके बाद सीधे अभी 2018 में आई थी जिसकी अभी भर्ती हुई है, जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। बीच में 2 एग्ज़ाम्स में PWD की सीटें नहीं थी। तो इसमें यही डिपेंड करता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स भेजी जा रही हैं तो उस टाइम UPSSC के पास कितनी रिक्वायरमेंट्स आई थी। इसकी सीटों में दिक्कत ये होता है कि इसकी वैकेंसीज आती है 3 साल 4 साल के गैप पे आती है वैकेंसी, तो मिस तो नहीं कर सकते हैं। जब भी आप एग्ज़ाम देंगे मिस करने का जोखिम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको स्टेट में जॉब करना है तो फिर वो 4 साल का गैप आपको फिर झेलना पड़ेगा। तो ठीक है, मतलब UPSSC जो है वो कंडक्टिंग बॉडी है और वेरियस डिपार्टमेंट्स इनका वो होता है रिक्रूटमेंट, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से फिर ये रिक्रूटमेंट कराते हैं और फिर कैंडिडेट्स को पोस्ट करते हैं आफ्टर देयर सिलेक्शन। उसका एक यूनिफॉर्म ये सिलेबस बना लेते हैं, जो कि सिलेबस पहले से प्री डिफाइंड है। अभी को जाके उसके सिलेबस में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ है, जिस पर हम बाद में आ सकते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और फिर सभी बच्चों को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम में रैंक वाइज बच्चों को मतलब प्रेफरेंस ली जाती है बच्चों से कि आपको पहले नंबर पे कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, दूसरे नंबर पे कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, और फिर उसका अलॉटमेंट डिपार्टमेंट का रैंक वाइज होता है और उसी बिहाफ पे कट ऑफ भी क्रिएट किया जाता है। तो जैसा आप बता रहे हैं रैंक वाइज डिपार्टमेंट एलोकेशन होता है, तो क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट्स बड़े लुक्रेटिव होते हैं या बड़े प्रेफर्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं कैंडिडेट्स के लिए? प्रीफर्ड डिपार्टमेंट में तो जो कोर डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब बहुत बेसिक रोड सड़क बिल्डिंग इनसे जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD भी हो गया, इसमें RED भी है, आवास विकास भी है। RED का फुल फॉर्म थोड़ा ये रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो ये ब्लॉक्स वगैरह पे जो जूनियर इंजीनियर्स होते हैं वो RED के अंडर ही काम करते हैं। जैसे आपके गाँव की सड़क भी RED के अंडर ही बनी है। तो ये सारे ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, यही 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं जिसके लिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि हाँ मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है। उसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट भी अच्छे हैं। जो लेस डिमांडिंग डिपार्टमेंट्स हैं वो पॉल्यूशन से रिलेटेड या मंडी परिषद से रिलेटेड ये डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें लड़के नहीं चाहते जाना। तो अगर आप कैंडिडेट हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप जूझ रहे हैं इस बात से कि आपको PWD या RED जैसा डिपार्टमेंट मिल जाए तो उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी चाहिए और रैंक होल्डर रहेंगे टॉप 30, 40, 50 तभी आपको ये डिपार्टमेंट अलॉकेट होंगे। ऐसा नेसेसरी नहीं है। अभी तो हम लोग के टाइम में 108 सीटें थी PWD की, तब तो काफ़ी है, मतलब आपका। और अभी 2024 की जो वैकेंसी आई है उसमें मोर देन 1000 सीटें हैं PWD की। तब तो चिंता ही नहीं करनी है। तो आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर अगर आपकी रैंक आ जाए और आपका तो बढ़िया से तैयारी करेंगे तो आ भी सकती है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ टेक्स्ट बुक्स का अगर आप नाम बताना चाहें, कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक्स जो आपको अच्छी लगी तैयारी के समय, जो आप मतलब आप जो कंसल्ट करते थे टेक्स्ट बुक्स बढ़िया ऑथर्स के। देखिए एज सच मैंने टेक्स्ट बुक को तैयारी के टाइम में प्रीफर नहीं करा है, उसको अपनी पढ़ाई के टाइम में बीटेक के टाइम में ही प्रीफर करा है, क्योंकि 14 सब्जेक्ट की प्रॉपर टेक्स्ट बुक पढ़ना तैयारी के लिए ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ये साल भर आपको लग जाएंगे उसका एक बार रिवीजन करने में। बिल्कुल। या 4 महीने, अगर आप बहुत अच्छे हो तो 4 महीने में रिवाइज कर सकते हो, 6 महीने में रिवाइज कर सकते हो, लेकिन वो सही तरीका नहीं होगा एग्जाम के लिए जाने के लिए। ठीक है, जहाँ पे आपको एक ही टाइम में मल्टीपल सब्जेक्ट्स को दिमाग में रखना हो, तो उस टाइम में तो मेरा ये कहना है कि अच्छे कोचिंग्स के नोट्स जो हैं, नोट्स मैं वही आना चाह रहा था। तो आप या तो मतलब उस समय टेक्स्ट बुक से आप नोट भी बना सकते होंगे और नहीं तो बने बनाए रेडीमेड नोट्स मार्केट में ऑलरेडी नहीं, आप
टीचर से पढ़ के नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा अच्छे बेटर है। वो ज़्यादा बेटर है। वो ज़्यादा बेटर इसलिए है कि आप अपने हिसाब से आपको क्या लगता है इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। चूँकि आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जॉस्टिव नोट्स बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। मार्केट में भी रेडीमेड नोट्स हैं लेकिन वो बड़े जेनरिक इन नेचर होते हैं। फिर आपको वो नोट्स लेके फिर वो जो उसका ऑथर रहा है टीचर या जो भी, फिर उसकी क्लासेस देखनी पड़ेंगी। तो वो अपने हिसाब से बनाते हैं और नोट्स आपको अपने हिसाब से बनाना है, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाना है, जैसा कि हरिशंकर बता रहे हैं। अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिया है यूपी जेई के उस पर। थोड़ा सा हम प्रकाश डालना चाहेंगे एसएससी जेई पे। क्या वो यूपी जेई से सिमिलर है या डिफरेंट है, और करियर पाथ या पोस्टिंग्स जो हैं उसकी भी ऐसी ही होती हैं, और डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। तो पहला हम शुरू करेंगे कि किस तरह से डिफरेंट है यूपी जेई और एसएससी जेई। ये बिल्कुल डिफरेंट है एसएससी जेई। यूपी जेई जो है वो पहला नेचर है कि जो एग्ज़ाम होता है, वनडे एग्ज़ाम या फिर प्री मेंस आपको देने होते हैं। तो सबसे बड़ा तो डिफरेंस यहीं पे है कि जो यूपी जेई स्टेट का जो एग्ज़ाम है वो वनडे एग्ज़ाम है। आपने दिया, वहाँ पे ख़त्म होगी बात। लेकिन जो एसएससी जेई है उसमें आपको 2 स्टेज एग्ज़ाम देना होता है। आपको प्री भी देना है, उसके बाद मेंस भी देना है। तो एक तो ये हो गया। अभी तक जो था वो यूपी जेई का सिलेबस ज़्यादा लेंदी था एज़ कम्पेयर टू एसएससी जेई, क्योंकि यूपी जेई में हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मतलब सारे ही सब्जेक्ट आपको लगभग कवर करने थे, मैथमेटिक्स छोड़ के। लेकिन एसएससी जेई में आपको रीजनिंग और जीके बस कवर करना है। तो अभी को जाके, अभी जब से सिलेबस को सिर्फ चेंज किया गया है, ऐसा रियलाइज़ हुआ होगा ऑर्गेनाइजेशन को कि ये सिलेबस उतना काफ़ी लेंदी है। हाँ, लेंदी है। तो अभी जाके यूपी जेई का भी जो सिलेबस है वो लगभग एसएससी जेई के सिलेबस की तरह हो चुका है। लेकिन बस यही अंतर है कि लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं अभी भी? नहीं, लैंग्वेज के सब्जेक्ट निकाल दिए गए हैं। इसमें यूपी स्पेशल आ गया है और कंप्यूटर आ गया है। अच्छा, यूपी स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। समझ गया। और जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाओगे तो उसमें जीके है और आपका रीजनिंग है मोस्टली। तो ये हो गया। डिफ़िकल्टी लेवल नो डाउट एसएससी जेई में बहुत ज़्यादा है, 3 टाइम्स मोर डिफ़िकल्टी लेवल है उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स भी हैं। पहला रीज़न तो ये भी है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। स्टेट्स में अभी तक एज पर नाउ बस डिप्लोमा के ही लड़के कम्पीट करते हैं। लेकिन अभी जैसे ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते हो, बीटेक भी अलाउ है उसके अंदर। बीटेक भी अलाउड है। तो बीटेक अलाउ होने के साथ साथ बीटेक के लड़के, एमटेक के लड़के, और क्या कहते हैं, उसके अलावा आईआईटीज, एनआईटी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए खुल जाती हैं। मतलब यूपी जेई में बीटेक होल्डर्स अलाउड नहीं है? नहीं अलाउड है। तो सिर्फ आप, ये भी एक नई जानकारी है कि अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो यूपी जेई में आप आराम से, आपको कंपटीशन कम हो जाता है एज कम्पेयर टू एसएससी जेई। एसएससी जेई में सीधे 3 टाइम्स कंपटीशन हो जाता है। और एसएससी जेई में अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने 3 बार मेंस दिया है और ये चौथा मेंस अभी कल था जो मैंने नहीं दिया, क्योंकि मुझे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं काम करना है, क्योंकि मैं स्टेट में ही अच्छे डिपार्टमेंट में प्लेस हो गया हूँ। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर अभी काम नहीं करना है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करना है। तो मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ। 2016 में मैं तैयारी करता था बैंक पीओ की, और उस समय मेरी नौकरी लगी, और मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू में हूँ। इशू ये है कि उसमें पोस्टिंग्स आपकी काफ़ी दूर दूर हो जाती हैं, कई बार मनचाही पोस्टिंग नहीं मिलती है। स्टेट गवर्नमेंट में सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आपको सिर्फ स्टेट में ही पोस्टिंग मिलेगी, और हो सकता है घर से दूर मिल जाए लेकिन यूपी के अंडर ही मिलेगी। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा, मतलब ये हो सकता है। घर पे आपके माँ बाप हैं या आपका घर का ज़मीन जायदाद है, और ये सब मतलब काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो आप स्टेट में रह के टैकल कर सकते हैं। और बाहर रहें तो आपको बहुत इशू हो जाता है, घर आना, टिकट है, ये है, वो कुछ नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं। और स्टेट गवर्नमेंट में मोस्टली कई बार ये भी देखा जाता है कि पोस्टिंग से आपकी मोस्टली एक ही जगह रह जाती है काफ़ी दिनों तक, 10-10, 12-12 साल तक। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट के अपेक्षाकृत पैसे कम मिलते हैं, सैलरी कम मिलती है, लेकिन उस सैलरी के ट्रेड ऑफ में आपको पोस्टिंग जो मिल जाती है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो आगे बढ़ते हुए हम डिफ़िकल्टी लेवल पे फिर से आते हैं। तो कंपेयर करते हैं अगर कैंडिडेट्स को, तो कितने कैंडिडेट्स एसएससी देते हैं और कितने कैंडिडेट्स यूपी जेई देते हैं? ये तो वेरी करता रहता है ईयर वाइज। मतलब फिर भी जहाँ तक देखें तो मुझे लगता है रफ एस्टिमेट उठाते हैं तो एसएससी जेई सिविल से
एप्लीकेंट अराउंड अप्लाई करने वाले 7-8 लाख होते हैं, जिस टोटल एप्लीकेंट SSC JEE के 7-8 लाख होते हैं, और सिविल से उसमें अराउंड मुझे लगता है 4 लाख के करीब पकड़ लिया जाए, उसी में प्लस माइनस करना होगा। इतने बच्चे होते हैं अगेंस्ट एवरेज 1000 सीटें, मतलब प्लस माइनस सीटें चलती है, कभी 700 हो गई, कभी 1500 हो गई, लेकिन एवरेज सीटों को पकड़ लिया जाए तो 1000 सीटों पे अराउंड 4 लाख लड़के प्री देते हैं SSC JEE में। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। हाँ, और उसके बाद मेंस में अराउंड 10,000, वो सीटों के ऊपर डिपेंड करता है, 10,000, 12,000, 15,000, 8,000, मतलब उसके प्रोपोर्शनेट हाँ, स्टूडेंट्स प्री में जितनी सीटें होती हैं हाँ, उसके प्रोपोर्शनेट उनका सिलेक्शन होता है प्री में, हाँ, और मेंस के लिए बुलाया जाता है। तो फिर इसके बाद इंटरव्यू भी होता है? नहीं, इंटरव्यू अच्छा, मेंस के बाद फिर मेरिट लिस्ट बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब होता है। हाँ। तो और अभी तो 1:1 हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब जिस लड़के ने क्वालिफाई किया DV के लिए वो नौकरी के लिए भी क्वालिफाई कर चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में आज भी, क्योंकि बहुत सारे उसमें कैटेगरीज हैं, बहुत सारे रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट्स में हैं, तो उसके चलते वो आज भी एक सीट पे 4 लड़कों को बुलाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एक सीट पे 3 लड़कों को बुलाते हैं, वो जैसा उनका स्टेट गवर्नमेंट का उस टाइम मूड हो, समझ गया, या ऑर्गेनाइजेशन का मूड हो, तो रिक्वायरमेंट कितनी है हाँ, उस हिसाब से। तो अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अभी जैसे अगर बात करें तो UP JEE की वैकेंसी फिर से आई हुई है। हाँ, फिर से आई है। तो आप बताना चाहेंगे कितनी वैकेंसी है और क्या फॉर्म का डेट बीत चुका है? हाँ, फॉर्म का डेट तो बिल्कुल बीत चुका है, काफ़ी टाइम पहले बीत चुका है। और इस बार अभी तक पेट के थ्रू, मतलब अभी तक इंजीनियरिंग की वैकेंसी, जब से UP पेट का एग्ज़ाम हो रहा है तो तब से कोई वैकेंसी नहीं आई थी। इंजीनियरिंग की वैकेंसी अभी को आई है UP पेट के थ्रू, और उसमें ये पहला रिक्वायरमेंट ये रख दिया गया है कि जो भी लड़का फॉर्म अप्लाई करेगा उसको पेट, UP की सारी वैकेंसीज में पेट कंपलसरी है, तो उसको पेट दिया हुआ लड़का ही अप्लाई कर सकता है फॉर्म। तो उसके चलते इस बार आई थिंक अराउंड 30,000 करीब कैंडिडेट है। हाँ, तो हम लोग थे 30,000 कैंडिडेट से अगेंस्ट 4,000 सीट्स। हाँ, अराउंड 30,000 कैंडिडेट, अराउंड 4,100-4,200 सीट्स। अब तो इस बार कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर मतलब आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हो 2-3 महीने 4 महीने अच्छे से, तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो पा ही जाओगे। और अगर पिछली बार जितनी टोटल सीटें थी सिविल इंजीनियरिंग के लिए, इस बार लगभग उतनी सीटें बस PWD में है। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन लेवल कितना इजी हो गया है। हरिशंकर ने काफ़ी कठिनाई से तैयारी की थी और बहुत मुश्किल हुआ था। मुश्किल तो हुई थी, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में इन्होंने काफ़ी धरना प्रदर्शन इनके पूरे टीम ने किया था, बहुत काफ़ी वो हुआ था। इलाहाबाद से लेके कहाँ लखनऊ से लेके हर जगह तक गए थे, तब जाके एग्ज़ाम हुआ था। उम्मीद है कि इस बार काफ़ी एफिशिएंट और काफ़ी इजी प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अब काफ़ी बातें हो गई, कैसे तैयारी करें, क्या क्या सिलेबस है और कितनी सीट्स हैं और कहाँ पोस्टिंग होती है और क्या रिक्वायरमेंट है और ये सब। एक बात कर लेते हैं, सैलरी क्या रहेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स मोस्टली सैलरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं जॉब मिलने से पहले ही। और सही भी है, क्योंकि अंततः आदमी जॉब सैलरी के लिए कर रहा है, सैलरी अच्छी होती है तो अच्छा लगता है। तो सैलरी कितनी, आपको क्या लगता है स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है? और उससे पहले बेसिक क्या होता है इसका, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में या ऐसे बेसिक सैलरी होती है, फिर उस पर DA और HRA होता है। हाँ, तो आप बेसिक अराउंड 34,000 करीब बेसिक होता है, 34-36, मुझे एग्जैक्ट तो फिगर नहीं याद। हाँ ठीक है, मतलब वही 34, 35, 36 यही होगा, कुछ रहता है बेसिक। और उस पर अभी तो फिलहाल 53% DA है, 53% DA है, और HRA और बाकी सब जोड़ जाड़ के 10-12% HRA होगा। नहीं, 10-12% नहीं, HRA स्टेट गवर्नमेंट्स में काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के काफ़ी कम है। अभी यहाँ जो स्टेट पे जो टॉप सिटीज़ हैं वहाँ पे HRA जूनियर इंजीनियर को अराउंड 4,040 रुपये मिलते हैं। जैसे मैंने लखनऊ में, हाँ, लखनऊ की बात बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं लखनऊ में 4,000 रुपये मिलते हैं और उसमें आपको गुमती नहीं मिल पाएगी रहने के लिए। तो आप तो सरकार से निवेदन है कि थोड़ा सा तो बढ़ाएं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट PSUs में या डिपार्टमेंट्स में काफ़ी अच्छा रेंट मिलता है, तो लड़के रहेंगे कहाँ इसमें, तो आप समझ सकते हैं। यही मेजर अंतर आ जाता है कि अगर SSC JEE है, SSC JEE में हूँ तो मुझे फिर दिल्ली वगैरह में 12,000-13,000 के अराउंड में HRA मिल जाता है। थोड़ा तो कंपेरेटिवली थोड़ा ठीक है। हाँ, तो ये सारी कुछ अलाउंसेज हैं जिनको जोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, UP गवर्नमेंट में इनहैंड सैलरी कितनी हो जाती है सब जोड़ के? इनहैंड सैलरी अगर HRA जोड़ लेते हो और NPS नहीं कटता है तो फिर 58,000 सैलरी आपको ज्वाइन करने पे। तो एक बड़ी डिसेंट सैलरी है ये स्टार्टर के लिए। अगर आप डिप्लोमा करके UP JEE फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं
तो 55,000 से 60,000 के बीच की जो सैलरी आएगी वैरी करेगा टैक्स पे आपके कितना कट रहा है और एनपीएस कितना कट रहा है। तो काफ़ी अच्छी डिसेंट सैलरी है और धीरे धीरे आपका जो रिवीजन और प्रमोशन जो भी होगा उसके हिसाब से सैलरी बढ़ेगी। हाँ, कंपैरेटिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के थोड़ा कम है, लेकिन स्टिल यू आर गेटिंग अ जॉब और काफ़ी सही है ये। अगर बीच का शहर आप पकड़ लो कोई जहाँ पे लखनऊ जैसी सर्विसेज नहीं है, क्योंकि सबकी पोस्टिंग तो लखनऊ में नहीं होनी है, तो आप HRA घटा लो 2,000 रुपये, तो वहाँ से आपकी सैलरी हो जाएगी 56,000 रुपये, फिर 10% NPS काट लो 5600 के अराउंड में, वही 50 से 51,000 करीब सैलरी आपको खाते में मिलेगी अभी के सिचुएशन के हिसाब से। अभी के सिचुएशन तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है। अगर आप मतलब लखनऊ में रह रहे हैं तो थोड़ा तो टफ हो सकता है अगर फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन अगर छोटे शहरों में रहते हैं जैसे देवरिया हो गया या आसपास हो गया तो काफ़ी सही है। इस कंपैरिजन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में देखा जाए SSC JEE, तो SSC JEE सैलरी और प्रमोशन इन मामले में स्टेट से बहुत ज़्यादा आगे है। उसमें 4 ईयर्स है, 4 ईयर्स पे आप एलिजिबल हो जाते हो LDC का एग्ज़ाम देने के लिए, और LDC का एग्ज़ाम जैसे ही आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हो तो अगर एवरेज पकड़े आपकी ज्वाइनिंग से 8 साल, तो 8 साल में आप असिस्टेंट इंजीनियर बन ही जाओगे। 8 से 9 साल हो सकते हैं इसी के आसपास में, 8 से 10 साल पकड़ लो आप, तो उसमें आप असिस्टेंट इंजीनियर बन जाओगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में ये मे भी 20 साल 25 साल या हो सकता है आप रिटायर हो जाओ बिना असिस्टेंट इंजीनियर बने। तो प्रमोशंस का एक दिक्कत है, हो सकता है आप JEE की पोस्ट पे आपको अपनी पूरी लाइफ का 80% 90% काम करना हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में, इस कंपैरिजन में सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छी। तो ये सब जानते हुए भी आप मेन कारण किसको मानेंगे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं जा रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट में ही जॉब नहीं, फिलहाल मैं शुरू में तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही जाना, मैंने स्टेट का कोई एग्ज़ाम दिया नहीं है, ये मेरा पहला एग्ज़ाम था स्टेट का। आपने पहला ही एग्ज़ाम दिया और क्रैक कर लिया, जैसे आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसके एक्चुअली रीज़न इसके पीछे ये है कि जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तो तब मैंने गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचा नहीं था, तो उस टाइम जो वैकेंसीज आई उसको मैंने अप्लाई नहीं करा। फिर मैं बीटेक करने चला गया, बीटेक के बाद कोई वैकेंसी आई नहीं, यही एक वैकेंसी आई, तो इसको मैंने अप्लाई किया 2018 में, और इसका एग्ज़ाम आज हो रहा है। इस बीच में भी कोई स्टेट में कोई वैकेंसी नहीं आई, तो ये मेजर रीज़न रहा है कि ये मेरा पहला एग्ज़ाम है स्टेट का। तो क्या आप इसके बाद SSC JEE का भी एग्ज़ाम देंगे या अब आप? नहीं, अभी मुझे लगता है कि मुझे लोकल जो एरियाज़ हैं अपने मतलब आसपास के एरियाज़, नेटिव लैंग्वेज जहाँ है वहाँ उसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, और ये अच्छा भी है। देखिए, सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं और सबका अपना कंफर्ट होता है, तो उस हिसाब से आप भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर किसी कैंडिडेट को ये है कि मैं घर से दूर रह सकता हूँ, डिफरेंट लैंग्वेज में काम कर सकता हूँ, तो उसके लिए आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे बेस्ट है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जाना चाहिए। और चाहे वो प्रमोशंस हो, चाहे अदर बेनिफिट हो, अलाउंसेज हो, हर मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी है। और लेकिन अगर आपको घर के पास रहना है, घर के पास काम करना है, तो फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट के लिए नो डाउट, स्टेट गवर्नमेंट में बस एक अलाउंसेज और प्रमोशंस का इशू है, बाकी सब कुछ सही है, आप स्टेट गवर्नमेंट में आ सकते हैं काम करने के लिए। तो मोस्टली हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आखिरी क्वेश्चन एक है कि स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ सजेशन दीजिए, कुछ ऐसा बताइए कि कुछ इंस्पिरेशनल बताइए, कुछ टिप्स और ट्रिक्स, ऐसा कुछ कि मतलब लड़के परेशान रहते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं, मतलब क्या करें और क्या नहीं करें, डूज एंड डोंट्स इसके लिए। मतलब पहले तो बताइए क्या करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई छोड़िए, पढ़ाई लिखाई पे काफ़ी डिस्कशन हो गया, क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम है, क्या टेक्स्ट बुक है, क्या करना चाहिए तैयारी के समय। देखिए, ये तो क्वेश्चन ही ऐसा है कि इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या गलतियाँ हो रही हैं, किस चीज़ को नहीं करना चाहिए, ये गलत हो रहा है। और मेरी भी प्रिपरेशन में इतना लंबा समय लगने के पीछे यही रीज़न है कि ये मैंने खुद से सीखा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक गाइडेंस की कमी हो जाती है कई बार। हाँ, तो कभी तैयारी सिलेक्शन जो है 3-4 साल खिंच जाता है इसके चलते। तो नहीं, और इस पे आप कैसे प्रकाश डालेंगे कि मतलब कुछ अगर आप कुछ फोकस करिए कि सोशल मीडिया, रील देखना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब और ये सब कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है बच्चों को आज के डेट में, जो कि मोबाइल बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया है आजकल पर्सनल लाइफ में। हाँ, पर्सनल लाइफ में। तो कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ये। देखिए, डिस्ट्रैक्शन तो नो डाउट है ये, है ना, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो थोड़ा बहुत, आधा घंटा 15 मिनट, तो उससे कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम भी आपको यूज़ करना है,
आपको साथ में फेसबुक भी यूज करना है, उसके साथ व्हाट्सएप भी यूज करना है, फिर दोस्तों के साथ बैठना भी है, फ़ोन पे भी बात करना है, तब तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। लेकिन इनमें से कोई आप एक काम करते हो 15 मिनट 10 मिनट आधे घंटे के लिए, तो वो बहुत इतना बड़ा इशू नहीं है। आप वो आपको फ्रेश भी रखता है थोड़ा। लेकिन अगर आप चाहो कि सारी चीज़ें कर लूँ, कुछ छूटे ना पाए, तो फिर पढ़ाई छूट जाएगी। तो क्योंकि मन तो आपके पास एक ही है, एक ही चीज़ कर पाएंगे, थोड़ा बहुत ब्रेक ले सकते हैं। तो जैसा कि हमने हरिशंकर को देखा भी है, ये सुबह 8 बजे घर से निकल जाते थे और रात में 8-9 बजे तक आते थे। लाइब्रेरी जाते थे, देवरिया में काफ़ी लाइब्रेरियाँ खुल गई हैं, तो दिन भर लाइब्रेरी में लगे रहते थे। तो उसी की बदौलत और इनकी मेहनत की बदौलत और आशीर्वाद इनके माँ बाप का और काफ़ी शुभचिंतकों का कि इन्होंने क्वालिफाई किया, और काफ़ी लोगों को पार्टियाँ इन्होंने दी है। अभी मेरा पार्टी पेंडिंग है, तो वो भी जल्द मिलेगा। आपकी भी पार्टी हो जाएगी। तो डू डोंट्स में ही आगे बढ़ते हैं। तो और कुछ आप बताइए, पढ़ाई कैसे करनी है, क्या नहीं करनी है? देखिए, बेसिक तो ये है कि पढ़ाई तो इवेंचुअली सारे लड़के कर ही लेते हैं, कोई लेट समझ जाता है, लेकिन कुछ बेसिक मिस्टेक्स होती हैं इंजीनियरिंग का सिलेबस पढ़ने में। तो आप लोग ध्यान से सुनिए कि क्या मिस्टेक्स होती हैं जो आपको कमिट नहीं करनी है, जो कि इन्होंने किया है और एक्सपीरियंस अपने बताएंगे ये। तो बेसिक मिस्टेक्स लगभग जो भी लड़के हैं जो उनका 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट नहीं प्रॉपरली प्रिपेयर है, या फिर वो एग्ज़ाम देने से पहले उनको लगता है कि अगली बार अच्छे से पढ़ लूँगा, इस बार अच्छे से नहीं पढ़ पाया, तो उसका सभी का घूम फिर के रीज़न एक ही होता है। और वो रीज़न है, या तो एक रीज़न है कि पूरे सिलेबस को एक बार उन्होंने अच्छे से कवर नहीं किया है, या दूसरा रीज़न होता है कि जैसे ही वो कोई सिलेबस पढ़ते हैं, कोई एवरेज सी कोचिंग पकड़ लेते हैं, वहाँ से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर वो जब एग्ज़ाम के क्वेश्चंस देखते हैं तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन कुछ ऊपर नीचे निकल जाते हैं, तो उनको लगता है नहीं, मुझे अब टीचर चेंज करके दूसरे टीचर के पास जाना चाहिए। इसमें काफ़ी समय का वेस्टेज होता है। और फिर जब दूसरे टीचर के पास जाते हैं तो इंजीनियरिंग का सिलेबस भी ऐसा है कि जिसको कवर करने में 7-8 महीने लग जाते हैं। फिर वहाँ 7-8 महीने उसी फ्रेश मूड से दे पाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर कुछ सब्जेक्ट में वो क्विक हो जाते हैं कि चलो इसको ऊपर देख के जल्दी से निपटा देता हूँ, फिर लास्ट में उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट फंस जाते हैं। तो पहली चीज़ तो है कि आप कहीं से भी पढ़ो, कहीं से तो मत पढ़ो, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, एवर एग्ज़ाम कोचिंग है और मिडीजी है, और आप पहले बार आप डिप्लोमा हो या फिर बीटेक हो, ये मैटर नहीं करता है। लगभग सिलेबस, जेई का सिलेबस लगभग सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करने वाले लड़के ऐसा समझ लेते हैं कि एसएससी जेई बस बीटेक वालों के लिए है, उसमें बीटेक वाले ही निकाल लेते हैं, डिप्लोमा वाले, जबकि ऐसा है नहीं। आप मेडीजी को भी रेफरेंस मान सकते हो, कोचिंग को, आईएएस मास्टर को मेडीजी भी कोर्स कराती है एसएससी जेई के लिए। अगर आपको बस स्पेसिफिक एसएससी जेई के लिए पढ़ना है तो आप एक बार तो पूरे कोर्स से गो थ्रू हो अच्छे से। बीच में कोई एग्ज़ाम पढ़े उसके लिए पैनिक नहीं होना है कि कोई एग्ज़ाम पड़ गया जल्दी कुछ निपटा के उस एग्ज़ाम को दे दूँ, ऐसा कोई पैनिक नहीं होना है। आपको एग्ज़ाम देते रहना है, इक्का दुक्का एग्ज़ाम देते रहना है, जितना पढ़ा है उसी के भी आप पे देना है। एग्ज़ाम ख़राब हो अच्छा वो अलग बात है, लेकिन आपको एक बार पूरे सब्जेक्ट से गो थ्रू हो जाना है, सबके प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं, और नोट्स में थोड़े बहुत स्पेस छोड़ लेने हैं कि आगे फ्यूचर में कुछ अपडेट करना पड़ गया नोट्स को, तो नोट्स को आप उस हिसाब से अपडेट कर पाए। ये ना हो कि जगह ही ना बचा हो नोट्स के अंदर की कुछ किसी टॉपिक्स में कुछ चीज़ें ऐड की जाए। और तो जैसे जैसे नई जानकारी आती रहती है उसके लिए स्पेस रखिए। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ है, इस नोट्स को, हर चीज़ को कंप्लीट करने के बाद इसको आप पढ़े कैसे, क्योंकि 14 सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जैसे मेरे साथ जो बेसिक समस्या थी, मैं पहला पढ़ता था, दूसरा पढ़ता था, तीसरा पढ़ता था तो पहला थोड़ा भूल जाता था, चौथे पे जाता तो पहला पूरा भूल जाता था। ये मल्टीपल टाइम करूँ मैं, मुझे भूलता रहता था। और फिर मैं जब टेस्ट देने जाता था तो टेस्ट में किसी सब्जेक्ट के सवाल नहीं बन पाते थे, पढ़े हुए सब्जेक्ट से ही सवाल, तो मैं सोचता था एक बार सारा सिलेबस पढ़ लूँ तो फिर मैं टेस्ट देना चालू करूँगा। फिर वो टेस्ट देते, फिर सारा सिलेबस पढ़ते पढ़ते ये सिचुएशन लास्ट में फिर 4 सब्जेक्ट भूल जाते थे। तो कभी भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो सबके साथ होती है, हर एग्ज़ाम में हर स्टूडेंट के साथ होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्ज़ाम दैट यू आर गोइंग टू गिव। तो ये मतलब ये प्रॉब्लम बेसिकली ज़्यादा है सिविल इंजीनियरिंग में, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा, सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उसमें आपको इस चक्कर में नहीं फंसना है कि इसको एक बार रिवाइज कर लूँ। आपको टेस्ट को एक तो आपको टेस्ट स्पेसिफिक कर ही देना है कि मुझे शाम में बैठ के एक टेस्ट देना ही देना है, टेस्ट सीरीज का उसको देना ही देना है, चाहे आपका सब्जेक्ट रिवाइज हो गया हो, भूल गया हो, वो अलग इशू है। अगर आपको 2 टेस्ट सीरीज बताना हो, 2 टेस्ट सीरीज का नाम, कंपनी जो प्रोवाइड कराती है टेस्ट सीरीज, तो आप 2 का नाम बताइए। देखिए, एक तो मैं बोलूँगा टेक्स्ट बुक, क्योंकि टेक्स्ट बुक सारे प्रीवियस पेपर्स भी करा देती है,
नए क्वेश्चंस भी करा देती है, उनके एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे होते हैं और बहुत ही फ्रेंडली अमाउंट पे 200-400 इस अमाउंट पे आप पूरे साल भर की टेस्ट सीरीज ले लेते हो। टेक्स्ट बुक एक बेटर ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन उसके अलावा आपको इसके अलावा स्टैंडर्ड टेस्ट चाहिए। स्टैंडर्ड टेस्ट तो आप अगर SSC का एग्ज़ाम आता है सर पे है तो 1000 रुपये 1200 का मेडीजी के टेस्ट आते हैं, तो आप उसको खरीद सकते हो। उसमें 10-12 आपको सब्जेक्ट फुल टेस्ट मिलेंगे, 4-5 सब्जेक्ट के टेस्ट मिलेंगे, प्रॉपर एनालिसिस होती है उसकी। तो वहाँ से एग्ज़ाम से पहले 1 महीने पहले आप वो टेस्ट लेते हो। बाकी साल भर आप टेक्स्ट बुक का अगर टेस्ट सीरीज ले लेते हो तो उस पर तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप सारे एग्जाम्स के ही टेस्ट दे सकते हो लगभग। तो ये अच्छा रहा टेक्स्ट सीरीज के बारे में बताया इन्होंने। ये अब मैं जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में आपसे बात कर रहा था, तो सब्जेक्ट्स में एक बार तो इंजीनियरिंग खत्म कर लिया आपने, ठीक है, आपने टेस्ट भी स्पेसिफिक कर लिया कि हाँ मुझे चलो एक तो फुल टेस्ट देना है, शाम में बैठना है, जो कि टफ लगता है कि 2 घंटे का टेस्ट देना, फिर 1-1.5 घंटे एनालिसिस करना। लेकिन ये सारी चीज़ें 3-4 घंटे बस चलती हैं, बाकी ये चीज़ें 3 घंटे में सॉर्ट हो जाती हैं। 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद आप सारी चीज़ों को राउंड ऑफ 3 घंटे में करना सीख जाते हो। लेकिन जो मेजर इशू आता है उसके बाद भी जो इशू है वो होता है रिवीजन का। इंजीनियरिंग को रिवीजन कैसे करें, क्योंकि एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने में लग रहा है 3 दिन, ऐसे 14 सब्जेक्ट को रिवाइज करने में 1.5 महीना लग जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके लिए आपको चाहिए शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप शॉर्ट नोट्स खुद से बना सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी के टाइम में शॉर्ट नोट। लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाने में बहुत गाइडेंस चाहिए। तो अगर मैंने तो खुद का शॉर्ट नोट्स बनाया था 1-2 बार, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ लैग हो जाता था। तो क्या आपको लगता है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स को PDF में कन्वर्ट करके ऑनलाइन उपलब्ध करा सकते हैं? नहीं, मैंने पहले शॉर्ट नोट्स बनाया था खुद का, लेकिन शॉर्ट नोट्स वो उतना सफिशिएंट नहीं था। फिर मैंने एक टीचर है ध्यानपाल सर, तो उनका शॉर्ट नोट्स यूज़ किया पढ़ने के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि वैसे शॉर्ट नोट्स मार्केट में अवेलेबल है, मे बी अवेलेबल हो, लेकिन वो वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट नोट्स है। और उसी शॉर्ट नोट से मैंने पूरे 2-3 साल पढ़ाई की है। शॉर्ट नोट से क्या होता है, आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाता है सारे सब्जेक्ट्स का। तो मतलब हर सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट अलग अलग रहता है? नहीं, उन्होंने 450 अराउंड पेजेस की, अच्छा हाँ, सब मिला बुकलेट टाइप में एक PDF बनाई हुई है और उसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं अराउंड। SSC JEE भी आप उससे दे सकते हो। तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है कैंडिडेट्स के लिए अगर आप ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हैं तो। तो उस शॉर्ट नोट्स को आपको उसमें लगभग सारी चीज़ें कवर है। और मेरे लिए तो वही एक ऐसी चीज़ थी जिससे मेरी तैयारी एकदम हमेशा एंड के मोमेंट्स में 2020 के बाद, 2021 नहीं कहेंगे, 2021 के बाद मेरी पढ़ाई हमेशा ऐसा रहता था, एग्ज़ाम देने जाता था तो मुझे लगता था हाँ मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो उसके पीछे रीज़न बस वही था, वो शॉर्ट नोट्स ही था, है ना। अभी प्रेजेंट टाइम में उस शॉर्ट नोट्स की बदौलत मैं इतना कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि अगर SSC JEE में मुझे 15 दिन भी पढ़ने का मौका मिले, पहले मैंने डिटेल कोर्स करा हुआ है, और 15 दिन भी उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ने का मौका मिले तो मैं SSC JEE का ईजिली क्वालिफाई कर लूँगा। ऐसा उसमें कुछ टफ नहीं है। तो ये बस आपको ना एक परफेक्ट नोट्स हो जिसको आप सही से रिवाइज करने की स्ट्रेटजी समझ जाओ कि पर डे एक सब्जेक्ट को पलट के देखे जा रहे हैं। एक सब्जेक्ट होता है गिन के 30, 35, 40 पेजेस में, आप बैठे और 40 पेज 3 घंटे के अंदर पलट गए। अब आपने आंखों से गो थ्रू कर लिया, रटने की कोशिश नहीं की। फिर जब आप एग्ज़ाम टेस्ट दोगे तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, अगर कुछ फंसेगा तो फिर दोबारा जब आप शॉर्ट नोट्स पलटोगे तो उसमें वो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, पॉइंट्स दिखेंगे। तो ऐसे करके आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। शॉर्ट नोट्स पर डे एक सब्जेक्ट पलटते रहना है। 14 दिन में 14 सब्जेक्ट आप देख लोगे, तो ये महीने भर में 2 बार देख लोगे। तो आपको शॉर्ट नोट्स पर डे पलटना है। डिटेल नोट्स नो डाउट अगर आपको पढ़ना है तो आप अलग से 2-3 घंटे का टाइम निकाल लो डिटेल नोट्स पढ़ने के लिए। लेकिन शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस ये नेसेसरी है, एग्जाम मस्ट है ये, बिल्कुल। ये अगर आप कर लेते हो तो नो डाउट SSC JEE में भी अच्छा करोगे आप, और यूपी में तो नो डाउट। अगर SSC JEE में आप अच्छा कर सकते हो तो यूपी गवर्नमेंट में नो डाउट आपके लिए एक सीट रखी हुई है। ठीक है, ये तो आपने काफ़ी एग्जॉस्टिव बता दिया। इसके अलावा अगर बात करें तो कितने घंटे आइडियली पढ़ना चाहिए? देखिए सबके लिए डिफरेंट होता है, ये कोई तेज होता है, कोई एवरेज होता है, कोई गधा होता है। तो कितने घंटे ऑन एन एवरेज देना चाहिए अगर एक एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रखते हैं तो? देखो, अगर आप बिल्कुल सॉर्टेड हो, आपको पता है कि मुझे इसी नोट से पढ़ना है, ये मैंने नोट्स बनाया है, मतलब सारे प्रिपरेशन आपके ऑलरेडी इन प्लेस है। हाँ, इन प्लेस है। ये नहीं कि आगे कुछ चल के आपको टीचर भी बदलना है और सारी चीज़ें करना। हाँ। अगर आप एक बार में सब कुछ आपने क्लियर कर रखा है कि मुझे हाँ मतलब इस नोट्स वगैरह इससे पढ़ना है, तो मेरे ख्याल से 8 घंटे 9 घंटे ये मोर देन एनफ है। तो आप बता रहे थे 8 घंटे 9 घंटे तैयारी सही है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोर देन इनफ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अपने लाइफ को बैलेंस रख के प्रॉपर डेली एक्सरसाइज करते रहिए, व्यायाम जरूरी है। अच्छा खाते रहिए, थोड़ा बहुत आप 15-20 मिनट घूमते फिरते रहिए।
फिर 7-8 घंटे 9 घंटे 7 घंटे तो कम हो जाएंगे, 8 घंटे 9 घंटे करते हैं तो फिर समोसा खाना चाहिए कि नहीं तैयारी के समय? वो तो पर्सनल चॉइस है। मैं तो बहुत खाता था, रोज खाता था। समोसा रोज खाते थे? बढ़िया समोसा कहाँ मिलता है देवरिया में? बढ़िया समोसा बहुत जगह मिलता है, बहुत जगह चलिए मिलता आपको आज है? खिलाते हैं। समोसा आज हम लोग खाएंगे। तो समोसा कम खाइएगा क्योंकि कई बार पेट खराब हो जाता है। एक मेरा ऐसे ही मित्र था जो एग्ज़ाम देने गया, पिछली रात को चिकन दबा लिया था और दिक्कत हो गया। अगले दिन एग्ज़ाम में एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले थोड़ा सा आराम, लाइट भोजन करिए, लाइट भोजन करिए, अच्छी नींद लीजिए हम्म, और अगर सिलेक्शन पाना है तो मौज मस्ती करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यही है बस, पढ़ाई करते रहिए। पहली बार अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो अच्छे टीचर से पढ़िए, है ना, जो अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से पढ़िए, वहाँ से प्रॉपर नोट्स बनाइए। उसके बाद शॉर्ट नोट्स के लिए आप ध्यानपाल को, जैसे मैंने ध्यानपाल को फॉलो किया सर को, आप भी ध्यानपाल सर को फॉलो कर सकते हो। उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा आप बोलोगे तो मैं सर से बोल के उसका PDF, वैसे तो कृपया आप सर ढूंढ मत लोगे। बोलिए, शिवम बोलिए। हाँ। और इसके अलावा आप अपना ईमेल आईडी भी बता दीजिए अगर आपको दिक्कत ना हो तो। स्टूडेंट्स ईमेल आईडी मेरा है हरिशंकर मौर्य, जो कि मेरा नाम है, उसके आगे 04@gmail। तो हरिशंकर मौर्य 04@gmail.com पे अगर आप कोई क्वेरी हो किसी स्टूडेंट के तो आप इनको मेल कर सकते हैं और ये खुशी खुशी आपको बता देंगे। बाकी PDFs अवेलेबल ही हैं और टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल भी है, जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी। तो एग्ज़ाम की तैयारी करिए, बस भटकिए नहीं। ये नहीं कि कहीं से कोई वीडियो देख लिया, उसमें 4 क्वेश्चंस देख लिए अलग से जो एग्ज़ाम में आए हुए थे, तो उसके पीछे दौड़ के चले गए। तो ऐसे बिल्कुल तैयारी ऐसे नहीं होती तैयारी है। नहीं हो पाएगी, ऐसे आप बहुत भटक जाओगे, फिर एग्ज़ाम के ट्रैक से डिफरेंट निकल जाओगे। एक पर्टिकुलर एक नोट्स पकड़ो, एक शॉर्ट नोट्स पकड़ो, उन दोनों को पढ़ते रहो, टेस्ट देते रहो। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, अगर कुछ बार बार रिपीटेड डेटा दिखता है जो आपके नोट्स में नहीं है तो उसको आप अपडेट कर सकते हो। बाकी उसके अलावा ये नहीं कि पहली बार ही कुछ नया देख लिया उसको अपडेट करने पे भिड़ गए आप। तो हर एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन ऐसे उठ पटांग आते हैं जो आप कभी प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, तो उसको आप छोड़ दें, ज़्यादा उसको बेटर आप है। छोड़ ही दो तो ज़्यादा बेहतर और है। ये हर एग्ज़ाम का वो है, तो चाहे वो बैंक PO हो, UPSC हो। बाकी प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी। आप प्रैक्टिस करते रहो, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होना है। लाइक द सेइंग गोज, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करो, मॉक दो खूब सारे, और उसके साथ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, मॉक दो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, मॉक दो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। मन करता है कभी कभी वीकली तो एक डिटेल नोट्स अपना पढ़ लो, लेकिन मॉक और शॉर्ट नोट्स ये एनफ है आपको एक एग्ज़ाम के लिए, 1 डे एग्ज़ाम के लिए या 2 डे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अगर जब तक कि डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है, वैसे तो पहले SSC JEE भी डिस्क्रिप्टिव था लेकिन अब ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है तो ये सफिशियंट है आपके लिए, सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए सफिशियंट है। तो आज का वीडियो काफ़ी एग्जॉस्टिव हो गया और इससे हम अब और लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि लोग भी थोड़ा बोर हो सकते हैं। तो जहाँ तक लगता है हमने सारे पॉइंट्स काफ़ी एग्जॉस्टिव जैसे तरीके से कवर कर लिया। मेरे भी जो मैं कंक्लूजन पे लास्ट बातें बोल रहा हूँ, ये मैंने DSSS भी मल्टीपल टाइम्स दे रखा है, रेलवे का मेंस दे रखा है, SSC JEE मैंने 3 बार मेंस दे रखा है, उसके अलावा भी मैंने 1-2 एग्ज़ाम मेंस दे रखे हैं। तो ये इनके मेंस में ना होने का कहीं ना कहीं कारण यही सब है जो मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। ये मैंने करा था, मैं भी 3-4 टीचरों के ऊपर दौड़ा। मैंने 3 साल बाद प्रॉपर मेडी से वापस एक बार उसके नोट वीडियोस मुझे कहीं से मिल गए, टेलीग्राम पे और तमाम सोर्सेज होते हैं, वहाँ से मिल गया। मैं फिर मैंने वहाँ से कई क्लासेस, जो 4-5 क्लासेस थी जहाँ मुझे इश्यूज होते थे, उनको डिटेल में वापस से पढ़ा, तो मेरे सब्जेक्ट्स इम्प्रूव हो गए। उसके तो बाद आप हरिशंकर ने अपना एक्सपीरियंस हरिशंकर जी ने बताया और इससे आप इजीली आप देख सकते हैं आपको क्या लेना है, किस तरह से तैयारी करनी है। जो इन्होंने गलतियां करी वो आप न करें। तो ऐसा बहुत कम ही लोग होंगे जो अपना एक्सपीरियंस आके यूट्यूब पे बताएंगे। होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी कैजुअल और काफ़ी इनफॉर्मल वे में हरी ने जो बताया वो काफ़ी आपके लिए लाभदायक हो सकता है तैयारी के समय। तो इसी के साथ हम वीडियो का द एंड करेंगे और अगला वीडियो देखते हैं हम कुछ अलग करियर अपॉर्चुनिटी के साथ बनाएंगे। देखिए, हम वीडियो में इंजीनियरिंग और मेडिकल को स्किप करेंगे और अगर कोई उसमें कुछ दिख गया अच्छा तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ऑल्टरनेट करियर अपॉर्चुनिटीज़ पे ही फोकस करेंगे। तो इसी के साथ मैं हरिशंकर जी को एक पुष्प दूंगा और इसी के साथ वीडियो को मैं विराम दूंगा। तो ये हम लोग एक दूसरे को पुष्प दे रहे हैं। ये पकड़ो। एक छोटा सा देख सकते हैं आप, गुलाबी कलर का वो है, पता नहीं क्या है, और ये एक पीले कलर का वो है।
तो ठीक है हरिशंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके Thank समय you. के लिए। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए और जैसा कि सारे यूट्यूबर्स कहते हैं लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।